हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल पढ़ाई में। यहाँ हम करते हैं बिल्कुल रियल सोर्स से रियल तरीके से पढ़ाई। तो तैयार हो जाइए अपनी पेन, ब्लैंक पेपर और ब्लैंक मैप के साथ। वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन सिंप्लीफाई करूँगी मैं एनसीईआरटी को। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम। आज हम पढ़ेंगे 5वां चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अभी तक हमने मानचित्र देख लिया, देशांतर और अक्षांश, ये सब देख लिया, पृथ्वी की गतियाँ देख ली और भी जो चीज़ें देख ली। आज हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या हैं। परिमंडल मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर के जो संरचना है वो क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। यानी कि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है वो क्या है? भूमि, जल और हवा। और वो कहाँ मौजूद है? वो है पृथ्वी पर। केवल पृथ्वी ग्रह पे ही मौजूद है अभी तक की जानकारी में। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। यानी कि जो ठोस भाग है, जो ज़मीन का एरिया है, यहाँ पर देखिएगा ये मैप वाले भाग में, मतलब ये सब ज़मीन का एरिया है। तो ये जो भाग है वो ठोस है और बाकी ये सब जो है जल है। जो ब्लू कलर का आपने पिछले मैप में आप देख भी चुके हैं कि जो ब्लू कलर की होता है वो क्या होता है? वो पानी होती है। बाकी आपने देखा था कि जो ब्राउन कलर का होता है वो पहाड़ का एरिया होता है, येलो कलर का पठार का एरिया होता है, ग्रीन कलर का जो होता है वो इसका एरिया होता है हरे भरे क्षेत्र का, जंगलों का, पेड़ पौधों का। तो देखते हैं कि भूमंडल, हम कहाँ रहते हैं? भूमंडल पे। गैस की परतें, यानी कि भूमंडल जो है वो सिर्फ जो चट्टानी जगह है, जो सब ठोस जगह है वही है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी मतलब एक जो गोला है, इसके चारों तरफ जो है गैस का जो आवरण रहता है, जो हवा बहती है, इतना तो आप बेसिक जानते ही होंगे, वो क्या है? वो वायुमंडल है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, इसे जलमंडल कहते हैं। मतलब ये सब पूरा रेड वाला जो एरिया है, ब्लू वाला जो एरिया है, ये सब जलमंडल है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। यानी जल की कितनी अवस्थाएं हैं? बर्फ, जल और जलवाष्प। आपने साइंस में पढ़ा होगा। अगर आपको साइंस की भी एनसीईआरटी का लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं साइंस की एनसीईआरटी भी करा दूंगी। शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? अब लिथास से आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे कि लिथास जो पत्थर है वो हमारे चट्टान के लिए भी इसी वर्ड से यूज़ होता है। एटमॉस के लिए हमारा एटमॉस्फेयर यूज़ होता है, ह्यूडर के लिए जो हमारा हाइड्रो यूज़ होता है, तो बायोस के लिए बायोमास। ये सब चीज़ें अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। और ये किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। भूमंडल। अब हम भूमंडल को देखते हैं। पृथ्वी के जो परिमंडल में क्या क्या आ रहे हैं? भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अब हम देखते हैं कि भूमंडल क्या है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। 1 मिनट। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी कि पूरी जो गोल पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक जो है जल की राशियाँ हैं जहाँ पे वो जलमंडल है, और एक जो स्थल राशियाँ हैं वो महाद्वीप हैं, और उन्हें बोला जाता है महासागर। जो जलमंडल है उनको महासागरीय बेसिन बोला जाता है, और जो स्थल मंडल है उसे भूमंडल है, उसे महाद्वीप में बांटा गया है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? यही चित्र है। इसमें आप देखेंगे कि सारी जल राशियाँ जो है वो कहीं ना कहीं से सब एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं। लेकिन क्या जो चट्टानी भाग हैं क्या वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? को थोड़े बहुत यहाँ पे जुड़े हैं, पर ये दोनों तो नहीं जुड़े हुए हैं। वो सब एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ कुछ ही जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं, ये सबका लॉजिक समझ में आएगा धीरे धीरे।
समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। यानी जो समुद्री जल है, जो ये पूरा महासागरीय बेसिन है, आपको मैप में दिख रहा होगा, ये जो है महासागरीय बेसिन है, ये पूरा कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं है, वो बराबर है। तो यहीं से हम स्थल की ऊंचाई नापते हैं। जो भी पर्वत है, पठार है, कितना ऊंचा है, हम समुद्र तल से नापते हैं। क्योंकि पूरा पानी जो होता है, किसी भी बर्तन में आप रख दीजिए, चाहे बर्तन के नीचे कुछ भी सतह उबड़ी हो, खाबड़ हो, लेकिन जो यहाँ रहती है तल पे, तो जो जल होता है वो, उसका लेवल जो होता है वो बराबर होता है। ये आपका मैप है, इसे आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, या आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी है तो आप उसको देख सकते हैं, ये मैप को। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। यानी जो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है, ये आपको पता भी होगा। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? तो देखते हैं कि विश्व का सबसे जो गहरा भाग है, यानी कि जो ऊंचा वाला भाग है, जो एवरेस्ट है, वो तो 8,848 ही है। लेकिन जो विश्व का सबसे गहरा भाग है, गहरा भाग जो है वो मेरियाना गर्त के नाम से प्रशांत महासागर में, आपको आगे चल के लोकेट होगा, सब कुछ कराया जाएगा। पर जिसकी उसकी गहराई कितनी है? 11,000। यानी कि जो यहाँ समुद्र तल है, मान लीजिए इसके ऊपर की संरचना जितनी ऊंची है, उससे ज़्यादा गहराई तक तो नीचे बसी हुई हैं चीज़ें। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? मतलब कि पृथ्वी की गहराई कितनी ज़्यादा है, ये हम सोच भी नहीं सकते। अभी जो हमने जाना है वो 11,000 तक है। महाद्वीप क्या होते हैं? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, फ़ोटो छोटा करना पड़ रहा है, हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये लाइन जो है, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ये जो है इधर का एरिया, ये पूरा है दक्षिणी गोलार्ध, और ये ऊपर का है उत्तरी गोलार्ध। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एनसीईआरटी बोल रही है कि जो उत्तरी गोलार्ध में स्थल का बहुत बड़ा जो भाग है, वो कहाँ है? वो उत्तरी गोलार्ध में है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो सारे महाद्वीप हैं, अलग अलग कलर से दिए हुए हैं। जो ये कलर से, ये है एशिया, ये यूरोप है, ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है। तो इन सबको अभी डिटेल में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे आज, फिर आगे अगले कक्षा की जो किताबें होंगी उसमें और डिटेल में जानेंगे, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। जस्ट 1 मिनट। ये देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी कि 29 मई 1953 में ही, आप समझ सक रहे हैं, आज कितने साल पहले ही एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नार्गे शेरपा जो कि भारत के थे, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975, यानी कि लगभग 20 साल बाद जो है एक महिला ने भी चढ़ाई की एवरेस्ट की, जिनका नाम था जापान की जुंगो ताबेई। जुंगो ताबेई, ये सब नाम याद रख सकते हैं, आपको कहीं भी उदाहरण लिखने में या कुछ भी एग्जाम्पल देने में आपको काम आ सकते हैं। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। यानी कि बछेंद्री पाल, आपने नाम सुना भी होगा। देखते हैं, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये रहा एशिया, आपको एशिया दिख रहा होगा, और ये सच में सबसे बड़ा दिख भी रहा है। ये है एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला, यानी कि पृथ्वी का
जितना पूरा क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में तो सिर्फ यही है, एशिया महाद्वीप ही है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यानी अब देखते हैं हम मैप में, यह महाद्वीप के पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर आप पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, तो आप जानेंगे कि ये रेखा जो आती है उत्तरी दक्षिणी आती है। यहाँ से जो 0 डिग्री की देशांतर आती है, यामी उत्तर, आपको पता होगा, ये पश्चिमी हो गया और ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो ये कहाँ पे आता है? ये एक तो उत्तरी गोलार्ध में आता है और ऊपर से पूर्वी गोलार्ध में आता है। दूसरा क्या है कि कर्क रेखा इस द्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी है? ये रही कर्क रेखा, यहाँ ग्रीन कलर की। तो कर्क रेखा इससे होकर के गुजरती है। और क्या चीज़ है? एशिया के पश्चिमी यूराल पर्वत है। ये देखिए आप, यहाँ पे रहा यूराल पर्वत। मैं कलर चेंज करती हूँ। यहाँ पे ये है यूराल पर्वत यहाँ पे, और जो इसे यूरोप से अलग करता है, ये पर्वत से यहाँ दोनों अलग हो जाते हैं। और क्या है कि यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यानी कि यूरोप और जो एशिया है, इन दोनों के ऐसे संयुक्त भाग को हम जो बोलते हैं उसको हम यूरेशिया बोलते हैं। लगभग इधर का जो पार्ट आता है रशिया का और यूरोप का मिक्स पार्ट, वो यूरेशिया आता है। थोड़ा सा इधर का और थोड़ा सा ये सारा पार्ट। तो आगे चल के आप यूरेशिया का अलग जो मानचित्र देखेंगे उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त आप समझ रहे होंगे, 66.5 डिग्री पे। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए कि ये 3 तरफ से जल से घिरा है। मैं मैप क्लियर करती हूँ। ये जो है, ये पूरा पर्पल कलर से, ये है यूरोप। यूरोप क्या है? ये सबसे छोटा महाद्वीप है, एशिया से बहुत छोटा है। और हालांकि सबसे छोटा नहीं है, एशिया से बहुत छोटा है। और इसे जो है आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त लगभग यहाँ से जो 66.5 डिग्री लगभग ऐसे यहाँ से होकर कैसे गुजरती है, तो ये यहाँ पे जाती है। और ये 3 तरफ से जल से घिरा है। तो आप इसको देखेंगे अगर, तो ये यहाँ से ये पूरा जो है ये जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी कि एशिया के बाद दूसरा कौन सबसे बड़ा है? अफ्रीका। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। मतलब ये जो अफ्रीका है, इसे तीनों रेखाएं गुजरती हैं और सिर्फ यही एक ऐसा द्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये पूरा है अफ्रीका। और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये जो है ये विषुवत रेखा, ये हो गई कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा। ये तीनों यहाँ से होकर गुजरती हैं। और इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कहाँ पे है? वो उत्तरी गोलार्ध में है। इधर के हिस्से में, इस हिस्से में, ये उत्तरी गोलार्ध में है। और ऊपर से ये महाद्वीप जो है, आप देखेंगे अगर मैं इसे क्लियर करती हूँ, तो ये जो चारों तरफ जो समुद्र का पानी है, ये चारों तरफ जो है ऐसे समुद्र से घिरा हुआ है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे सहारा मरुस्थल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है।
यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इस वृत्त के किन भागों से होकर के गुजरती है। अब अगर आपके पास एटलस होगा तो आप अफ्रीका का जो है चित्र देख सकते हैं, मानचित्र देख सकते हैं। हालांकि आगे भी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे जो आपको सबसे ज़्यादा जानकारी मिली कि एक तो सहारा मरुस्थल मिल गया, दूसरी ये नील नदी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, वो है यहाँ पे। और प्लस ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है, ये विषुवत रेखा जो है इस बीच से जा रही है। मकर रेखा सहारा मरुस्थल से नील नदी को काटते हुए जा रही है, ऊपर एटलस पर्वत है। और कर्क रेखा, सॉरी, मकर रेखा जो है यहाँ पे ये ड्रेकेंसबर्ग जो पर्वत है यहाँ से जा रही है। तो ये चीज़ें हैं जो इस मैप में हम ध्यान दे सकते हैं। उत्तर अमेरिका देखते हैं। उत्तर अमेरिका कहाँ है, ये है उत्तर अमेरिका। अगर आपके पास मैप है आपके पास तो आप उसमें देख सकते हैं जिसमें आपको रिलेटेबल हो। मैं यहाँ दिखा रही हूँ। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, यानी कि दक्षिण अमेरिका यहाँ से ये इससे जो है ये बहुत संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। बहुत ही पतला यहाँ पे रास्ता है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि पनामा संधि क्या होती है। यह दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। अब देखते हैं कि स्थल संधि क्या होती है। ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे ही है यह स्थल संधि पतली सी एकदम। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। यानी स्थल संधि क्या होता है कि दो बड़े जो स्थल के भाग हैं उनको सकरा, एक तो खुद तो सकरा होता है लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, एक पुल का काम करता है। और साथ ही जो जल राशियाँ होती हैं उनको अलग अलग करने का भी, जो बड़ी जल राशियाँ होती हैं उनको अलग अलग करने का भी काम करता है। जल संधि क्या होती है, उसी तरीके से पानी का सकरा भाग होता है। अगर कहीं पतला पानी है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, यानी कि जो दो बड़े महासागर हैं उनके बीच में से पतला सा पानी का रास्ता, नहर कुछ खुल गई है तो वो जल संधि हो जाएगी। जलों को जोड़ने वाली जल संधि, स्थलों को जोड़ने वाली स्थल संधि। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पाक जल संधि है। आगे आपको पता चलेगा, पतला सा भाग है जो यहाँ पे अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी इनको जोड़ता है। तो देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में क्या क्या है। पनामा जल संधि है, यही स्थल संधि जो है इसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। ये यहाँ पे है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं। ये जो महाद्वीप है, अगर ये यहाँ से अगर आप बीच वाली रेखा खींचेंगे यहाँ में तो 0 डिग्री देशांतर को, तो आप देखेंगे कि एक तो उत्तरी गोलार्ध में है और ऊपर से पश्चिमी गोलार्ध में है, जैसे एशिया था। और ये 3 महासागरों से घिरा है। किन 3 महासागरों से घिरा है, यहाँ पे तो आप एक देखेंगे, एक प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है और तीसरा भी सागर है, एक आर्कटिक सागर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आर्कटिक महासागर, यहाँ पे आर्कटिक महासागर, यहाँ पे अटलांटिक हो गया और ये प्रशांत महासागर हो गया। 3 महासागरों से ये घिरा है। आप अपने मैप में और अच्छे से भी देख सकते हैं। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका को। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं। देखते हैं कि जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध, मतलब ज़्यादातर जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये किन 2 सागरों से घिरा है, एक तो प्रशांत महासागर से, दूसरे अटलांटिक महासागर से। इसके पूर्व और पश्चिम में ये 2 महासागर हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है।
इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पर्वत श्रृंखला है, ब्राउन कलर से पर्वत श्रृंखला को बोला जाता है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अमेजन नदी है। अभी आपने विश्व की सबसे लंबी नदी देखा था। विश्व से सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी में फ़र्क होता है। बड़ी नदी का मतलब है कि उस नदी का बेसिन कितना बड़ा है, वो कितने एक बड़े एरिया को कवर कर रही है। नदी बेसिन को भी आप आगे चल के समझ जाएंगे कि नदी बेसिन का मतलब क्या होता है। और लंबी नदी का मतलब होता है कि एक नदी लंबाई में ही वो कितना बहती जा रही है। वो नील नदी है, जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है और चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है ये, और ये सबसे छोटा है महाद्वीपों में, और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं कि ये छोटा सा है, द्वीप जैसा, चारों तरफ से महासागर से घिरा है, इसलिए ये द्वीप है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका आप देखेंगे, मैं छोटा करूँगी, जो वाइट कलर की जो संरचना है ना, ये है अंटार्कटिका। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यानी कि चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। क्योंकि ध्रुवों पर आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती। यहाँ पे हमेशा शीत कटिबंध पाया जाता है। यहाँ पे ये सब आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जा कर के रिवीजन कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप चैप्टर्स देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है यहाँ पे। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा भारती। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, मैत्री और भारती। भारत के दो शोध स्टडी स्टेशन है, शोध संस्थान है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट हैं ये, रिसर्च इंस्टीट्यूट जिनको बोलेंगे। तो अंटार्कटिका इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। अब देखते हैं दूसरा, जलमंडल। जलमंडल क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर पूरी पृथ्वी है तो 97 जो है अगर ये पूरी पृथ्वी है तो उसका 70% जो पार्ट है, आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा पार्ट जल है और इतना ही स्थल है। सिर्फ 29% जो है वो स्थल है, और उसी स्थल में ही 7 महाद्वीप हैं। और ये जो पूरा सागर का भाग है, इसमें ये पूरे सागर हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित है। यानी कि जलमंडल में आप सिर्फ यही मत समझिए कि सिर्फ जो ज़मीन पे जल है वो, वायु में भी जो जलवाष्प है वो भी जलमंडल में ही सम्मिलित की जाती है। नदी, झील, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, कुएँ, ये सब जो भी हैं वो सब। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। उसमें भी जितना जल है, ये 70% का जितना जल है, अगर हम उसे पूरा 100 मान ले तो उसमें भी 97 जो है वो तो महासागरों में ही पाया जा रहा है, समुद्र में ही पाया जा रहा है। 3% जो भाग है वही बाकी की चीज़ों में, नदी में, तालाबों में, इन सब में 3% जल है। बाकी 97% जल जो है वो महासागरों में है। वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। यानी जो शेष जल है 3%, उसका भी बहुत बड़ा भाग जो है वो बर्फ़ की परत के रूप में है, हिम नदी के रूप में है, या फिर भूमिगत जल के रूप में है, या फिर जलवाष्प के रूप में है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यानी कि एक तो बहुत कम भाग है कि जो अलवणीय हैं, जो महासागरीय नहीं है, जो खारा नहीं है। उसमें से भी बहुत कम है कि जो मनुष्य के पीने योग्य
है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है, वरना सब बर्फ़ की चादरों में ढका हुआ है, हिम नदी में या भूमि के नीचे है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, यानी इतना पानी है हमारे पास, नीला ग्रह है, लेकिन फिर भी हम कमी महसूस करते हैं। अब महाद्वीपों की तुलनात्मक आकार। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए, कौन बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। अब ये आपको महाद्वीप ये दिया गया है कि इसमें आप बॉक्सेस गिन सकते हैं कि कौन सा बॉक्स गिन के आपको पता लग सकता है कि कौन सा सबसे बड़ा है, फिर छोटा है। ये नंबर 1 है, फिर ये दूसरे नंबर पे आता है, ये तीसरे नंबर पे आता है, ये चौथे नंबर पे आता है, ये 5वें नंबर पे आता है, ये 6वें नंबर पे आता है, ये 7वें नंबर पे आता है। सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो इसके तो इतने ही बॉक्स हैं और इसमें तो पूरे ये बॉक्स होने के बाद ये एक्स्ट्रा बॉक्स भी है, तो सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना क्षेत्रफल में किस तरीके का फ़र्क है इस तरह के ग्राफ से। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि आपको अगर मैप बनाना है, विश्व का मैप बनाना सीखना है, तो आप इस तरीके की संरचना को बना करके धीरे धीरे आप वहाँ पे आकार पे समझ पाएंगे कि अच्छा इस तरीके से आपको यहाँ पे ये द्वीप हैं और आप उनको एक दिमाग में एक तस्वीर बना पाएंगे अच्छे से। तो एनसीईआरटी का आप तरीका देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी बताती है। महासागर देख लेते हैं। महासागर क्या है? महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा गतिशील मतलब ये ठहरता नहीं है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। मतलब महासागरीय जल की एक हमेशा ये गतिशील रहता है। और किन किन चीज़ों में गतिशील रहता है? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएँ महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये बड़े से छोटे आकार में दिया गया, यानी सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर तथा फिर आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जिसकी हमने अभी ऊपर चर्चा की थी। 11,022 मीटर इसकी थी। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। चित्र को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अब ये देखिए, ये है प्रशांत महासागर। अगर आप वैसे तो ये आप इसको गोल एक भाग में देख रहे हैं कि ये पूरा एक पेपर के रूप में है, लेकिन ये ग्लोब आप समझ लीजिए, ग्लोब को खोल दिया गया है। इनको जब जोड़ दिया जाएगा तो ये पार्ट इस पार्ट से जुड़ जाएगा, तो इधर का प्रशांत महासागर इधर का प्रशांत महासागर मिला के जो एक संरचना बनाएगा वो गोल टाइप की संरचना बनाएगा। और आप इसके देख सकते हैं कि इधर एक साइड में यानी कि प्रशांत महासागर के बाएं साइड में एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और प्रशांत महासागर के यहाँ दाहिने साइड में उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। अभी हमें यहाँ पे देख करके हमें ये अपना बायां लग रहा है और ये दायां लग रहा है, लेकिन सागर के हिसाब से आप देखेंगे तो सागर के हिसाब से सागर के बाएं में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, सागर के दाएं में हम अपने दाएं से नहीं, हम सागर के दाएं से ले रहे हैं, तो यहाँ पे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। अटलांटिक महासागर को देखते हैं। अटलांटिक महासागर कहाँ पे है? वो यहाँ पे है, ये रहा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का, आप देख सकते हैं ऐसे करेंगे तो ये एस बन जा रहा है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका, यानी पश्चिमी पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी पर यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हम देखते हैं दंतुरित तटरेखा क्या होती है, मतलब बहुत ऐसी ऊबड़ खाबड़, बहुत कटी छटी, बहुत ही ज़्यादा। तो ये क्या करती है, ये पोत वगैरह के लिए, जहाज़ों के लिए ये आदर्श स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे जहाज़ों को ऐसे अटका करके रुकना बहुत इजी होता है कि जहाज़ यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। जो जिनकी रेखा चिकनी होगी वहाँ पे जहाज़ों को रोकना बहुत इजी नहीं होगा, सामान लादना इजी नहीं होगा। दंतुरित तट रेखा तो उसके बीच में जहाज़ को फंसा के बहुत आराम से कर सकते हैं चीज़ें, इसलिए ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर भी है। और चूँकि ये चारों महाद्वीप के बीच में पड़ रहा है, तो इधर से इधर, इधर से इधर सारा व्यापार होने के कारण इधर पे
व्यापार की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यस्त है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पे रखा गया, यानी किसी का भी महासागर का नाम ऐसा नहीं है कि जो देश के नाम पे हो। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। अब हिंद महासागर को देख लेते हैं, तो ये पार्ट है ये मतलब लगभग त्रिभुजाकार का है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। देख लीजिए, उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये है दक्षिणी महासागर और इसने अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरा हुआ है। आप इस पे देख सकते हैं, ये वाइट वाला जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसको चारों तरफ से दक्षिणी महासागर ने घेर रखा है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर दक्षिण 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है, यानी कि या इससे जो है वो अंटार्कटिक वृत्त होकर के गुजरता होगा, जो 66 डिग्री है, ये 60 डिग्री तक इसको माना गया है। उसके बाद यहाँ पे अटलांटिक शुरू हो जाता है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त में आप देखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री वाले में यहाँ पे ये है आर्कटिक महासागर, आपको दिख रहा होगा। तो यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, यानी कि ये यहाँ से ये यहाँ पे आकर के ये प्रशांत महासागर का यहाँ पे एक छिछले उससे जुड़ा हुआ है, जो कि इधर पे भी आ जाता है। जब आप ग्लोब को जोड़ेंगे, आप ग्लोब में देखें तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो बेरिंग जल संधि है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप ग्लोब में देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। यानी कि ये वायुमंडल कितना काम का है, एक तो हम सांस लेते हैं और दूसरे क्या है कि हम वायुमंडल इन लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 1600 किमी। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी की 1600 किमी ऊपर तक, ये अगर प्रतीक हम सिर्फ मान लें कि तो बहुत ऊपर तक जो है वो वायुमंडल फैला हुआ है और इतनी मोटी परत है गैस की चारों तरफ, जिसमें हम अच्छे से सांस लेते हैं और सूर्य की किरणों से बच पाते हैं। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। यानी कि 1600 किमी तक जो फैला हुआ है उसको हम 5 परतों में बांटते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल बोलते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। तो इन सबको अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन नहीं पता तो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं और निशान लगा सकते हैं, फिर बार बार पढ़ेंगे। तो नीचे से जब हम शुरू करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ तक है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर यहाँ पे बहिर्मंडल। तो इस तरीके की चीज़ें हैं और आगे चल के इनको आप डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इन मंडलों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इनका इम्पोर्टेंस है। देखते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% है। यानी कि हम जो साफ और शुष्क हवा लेते हैं वो 99% किसका बना है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। 1% जो भाग है आयतन के अनुसार, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। उसमें भी नाइट्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है। तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन की मात्रा 1% है। यानी कि सिर्फ पूरे वायुमंडल सिर्फ 1% में सारी गैसें आ जाती हैं, 99% में तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। फिर भी उस 1% से में ही अगर थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कितनी दिक्कतें हो जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी ऑक्सीजन का क्या काम है, नाइट्रोजन का क्या काम है, आप ये सब साइंस में पढ़े होंगे कि किन गैसों का क्या काम है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं कि खत्म ही हो जाए, अगर
ये इसका मेन काम क्या है CO2 का, कि ऊष्मा का जो है अवशोषण करती है, जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है। नहीं तो पृथ्वी एकदम ठंडी ही पड़ जाती। पृथ्वी का गर्म रहना भी तो ज़रूरी है, जिससे पौधों की वृद्धि होती है। तो एक अनुकूल जो टेम्परेचर हमें मिल पाता है वो इन गैसों का एक जो है बहुत ही अच्छे से मिक्सचर किया हुआ मिक्सचर है, वो उपयुक्त जो मिक्सचर है, अनुकूल एकदम, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। अब घनत्व आप समझ रहे होंगे कि घनत्व जो है वो कितना घना है, कितना घनत्व है, सघन है कि विरल है, या आपने साइंस में पढ़ा होगा। घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। यानी कि जो हवा है नीचे तो बहुत घनी रहती है, लेकिन ऊपर जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा मतलब वो है वो विरल होती जाती है। यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। अब आप देख रहे होंगे कि जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कितना मुश्किल रहा होगा। इतनी ऊंचाई पर चढ़ने पर हवा का दबाव कितना कम हो गया होगा, घनत्व इतना कम हो गया होगा, तो उन्हें सांस लेने में कितनी कठिनाई आती होगी। अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने पर्वतारोही जो हैं वो ट्रैकिंग वैकिंग करने के चक्कर में वहीं रह जाते हैं, और वहीं उनको ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, या जैसे भी सांस लेने की में कमी होती है, और वो वहीं पे डेड हो जाते हैं। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, क्योंकि जब हवा ही कम हो रही है तो हवा में वो कम अवशोषण करेगी, किरणों का, सूर्य की किरणों का कम अवशोषण करेगी, गर्मी का, CO2 भी कम हो जाएगी। जब हवा ही वहाँ पे ज़्यादा घनी नहीं है तो कम अवशोषण होगा, और तो इसलिए ताप भी कम होगा। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब ये सब चीज़ें साइंस की चीज़ें हैं, हम इन्हें और आगे चल के समझेंगे कि क्यों ऐसा होगा जब हम वायुमंडल को और इसमें पढ़ेंगे, और साथ साथ में हम साइंस में भी अगर पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हवा का दबाव कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कहाँ हमें सूर्य की किरणें ज़्यादा मिल रही हैं, कहाँ कम मिल रही हैं। तो उस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि दबाव कम क्यों ज़्यादा क्यों है। और वायु जो क्या है वो उच्च हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। यानी जिधर पे हाई प्रेशर दबाव ज़्यादा होगा वहाँ से हवा कम प्रेशर की तरफ जाएगी। आपने परासरण और विसरण पढ़ा ही होगा कि विसरण कैसे होता है, जहाँ पे पानी बहुत जो भी द्रव है वो गाढ़ा है तो वो पतला जो द्रव है उस तरह की तरफ जाएगा। जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जो वायु चलती रहती है उसे हम क्या कहते हैं? पवन। हम बहती है जब हवा तो हम उसे कहते हैं ना पवन कहते हैं। अब देखते हैं कि जीव मंडल क्या है। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यानी कि जहाँ पे भी जल मंडल, आपने देख लिया कि जल मंडल, आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, ये स्थल मंडल है, ये वायुमंडल है, ये जल मंडल है। अब इनके बीच का जो कॉम्बिनेशन है उसमें जहाँ जहाँ जीवन हो पा रहा है, संभव हो पा रहा है, वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि वो जीव मंडल है। वहाँ पे जीवों का निवास है, चाहे किसी भी तरीके का जीवों का निवास। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। अब जीव मंडल को भी दो पार्ट में हमने बांट दिया है, एक तो जंतु मंडल और दूसरा पादप मंडल। पृथ्वी की ये परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि पृथ्वी के जो तीनों परिमंडल है, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगेगा। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों से प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। यानी आप समझ रहे हैं कि अगर जल से जल का और स्थल का और वायु का सबका प्रभाव करके जीवमंडल पर पड़ता है और एक दूसरे पे भी पड़ता है। एक दूसरे की जो संरचना होती है, जो भी उनकी गुणवत्ता होती है, उन सब पे असर पड़ता है।
उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो विशेषता है, जो गुण है, वो क्या है? वो ताप को अवशोषित करने का विशेषता है। इससे भूमंडलीय तापन हो जाता है। इससे पूरा क्या है? पृथ्वी गर्म हो जाती है और इससे सभी जो है मंडलों पर असर पड़ेगा। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। यानी कि किसी को भी हमें अति करके इतना उपयोग नहीं कर लेना है कि इनका जो एक कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ जाए। जो आइडियल कॉम्बिनेशन है वो बना रहना चाहिए। अब ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये जो प्रश्न है ये बहुत इजी से हैं, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कौन सी परत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? आपको पता है, यूराल। उत्तर दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़े हैं? ये स्थल संधि से जुड़े हैं। तो ये बहुत ही इजी से हैं। कौन सी गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का। यह आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। अगर आपको चैप्टर नहीं एक बार में समझ में आया तो आप वापस से रिवीजन करके देख सकते हैं। पिछले चैप्टर्स को भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जब आप पिछले चैप्टर पढ़ लें तभी आप अगले चैप्टर पे बढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी पिछले चैप्टर में जो जानकारी हुई रहती है, अगले चैप्टर में वो वहीं से कंटिन्यू करती है और पिछले चैप्टर की चीज़ों को यूज़ करती है। तो जब आप उसको अच्छे से पढ़ चुके रहेंगे तब आप समझ पाएंगे। इसलिए पिछले चैप्टर्स को आप कंप्लीट करिए। इसी के साथ क्लास 6-7 की भी एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो भी कंप्लीट हो गई है। उनके भी मैं प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको लेक्चर जैसा भी लगता है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो सुझाव हैं वो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। अगर आपको इस मैप का कुछ PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम के चैनल के लिंक से जुड़ सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।